नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यार्थी क्लासेस चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास, और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी किसकी, चित्तौड़ के दूसरा शाखा, जो किसके समय हुआ था, महाराणा विक्रमादित्य के समय हुआ था। और विक्रमादित्य कौन थे, महाराणा सांगा के पुत्र थे। तो विक्रमादित्य के समय जो हुआ था चित्तौड़ का दूसरा शाखा, ठीक है, उसमें जो केसरिया कौन करता है और जोहर कौन करता है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था, कहां तक पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं। चित्तौड़ का दूसरा शाखा पढ़ा था हमने, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा पढ़ा था, जो कब हुआ था, मार्च 1535 को, मार्च 1535 ईस्वी को। इसमें जो केसरिया किया था वो किसने किया था, बाघ सिंह ने, देवलिया के बाघ सिंह ने, ठीक है, देवलिया के रावत बाघ सिंह होता है। और जो जोहर किया था वो किसने किया था, जोहर किया था हाड़ी रानी कर्मावती, कर्मावती और किसने, जवाहर बाई ने, जवाहर बाई ने, जो विक्रमादित्य की पत्नी होती है। ठीक है, हाड़ी रानी कर्मावती और जवाहर बाई ने जोहर किया। और केसरिया और जोहर को मिलाकर क्या कहलाता है, शाखा कहलाता है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में 1536 को कहते हैं कि जो विक्रमादित्य का कार्यकाल रहता है वो कहां तक रहता है, विक्रमादित्य 1531 से लेकर और 36 तक। और 1536 यानी ये जो शाखा होता है 1535 को, और 1535 के बाद में 1536 को आक्रमणकारी, आक्रमणकारी कौन होता है, गुजरात का बहादुर शाह, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह होता है आक्रमणकारी। और जो हाड़ी रानी कर्मावती है हुमायूं को राखी भेजती है सहायता के लिए, लेकिन वो सही समय पर नहीं पहुंचता है। ठीक है, और उसके बाद में जोर करना पड़ता है कर्मावती को। फिर हुमायूं आता है, यानी ये शाखा होने के बाद, और हुमायूं आने के बाद, ये हुमायूं आने की खबर सुनकर बहादुर शाह यहाँ से भाग जाता है और हुमायूं चित्तौड़ को लूट लेता है। लूटने के बाद वो भी चला जाता है। फिर विक्रमादित्य को मेवाड़ी सरदारों के द्वारा पुनः बुलाया जाता है मेवाड़ में, और उसका पुनः गद्दी पर बिठाया जाता है। कब, 1536 को, 1536 को पुनः बिठाया जाता है विक्रमादित्य को। लेकिन क्या होता है, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र होता है, कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र, जिसका नाम होता है बलवीर। बलवीर है वो 1536 को विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कौन कर देता है, बलवीर, बलवीर ने। और ये बलवीर कौन होता है, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र या अनोरस पुत्र। ठीक है, इसने क्या कर दी थी, बलवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद में बलवीर है वो 1536 ईस्वी को, 1536 ईस्वी को मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया था। 1536 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया था। अब बलवीर है ये किसको मारना चाहता था, बलवीर उदय सिंह को मारना चाहता था। उदय सिंह कौन था, जो विक्रमादित्य का भाई था, भाई था। किसको मारना चाहता था, बलवीर उदय सिंह को मारना चाहता था। लेकिन उदय सिंह की जान कौन बचाती है, जो मेवाड़ की मेवाड़ की दाई माँ, या मैं कहूं उदय सिंह की दाई माँ होती है पन्ना दाई। पन्ना दाई जो माता जी की पिंडोली गांव चित्तौड़गढ़ की रहने वाली, उसने क्या किया था, भी अपने पुत्र चंदन का अपनी जान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। उदय सिंह को कहां भेज दिया, कुंभलगढ़ दुर्ग भेज दिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग भेजने के बाद में कहते हैं कि इसका 1537 ईस्वी को होने पर इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है मालदेव राठौड़ की सहायता से। ठीक है, मालदेव राठौड़ की सहायता से। और कुंभलगढ़ दुर्ग में इसको शरण कौन देता है, भी आशा देवपुरा या फिर आशा देवपुरा या फिर दीपावाड़ी आशा शहर भी कहीं आप अपने को नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, महाराणा उदय सिंह की। अब उदय सिंह क्या करेगा, 1537 ईस्वी को तो उदय सिंह का राज्याभिषेक हो जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, लेकिन उदय सिंह है वो 1540 ईस्वी को मालदेव राठौड़ की सहायता से मावली नामक स्थान पर किसको पराजित करते हैं, बलवीर, बलवीर को पराजित कर, यानी बलवीर की हत्या कर देते हैं। कौन, उदय सिंह, राणा उदय सिंह 1540 ईस्वी को क्या करते हैं, भी मालदेव राठौड़ की सहायता से मावली नामक स्थान पर किसको पराजित करते हैं, बलवीर को पराजित करते हैं और मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट जो शासक बने थे वो कौन बने थे, महाराणा उदय सिंह। 1537 से लेकर और 1572 तक उदय सिंह मेवाड़ का शासन संभालते हैं। महाराणा उदय सिंह, उदय सिंह की बात करेंगे। महाराणा उदय सिंह जो है इनका कार्यकाल है 1537 से लेकर और 1572 ईस्वी। ठीक है, महाराणा उदय सिंह है ये
इनके पिता का नाम पहले बात कर लेते हैं। पिता कौन हुए भी? सांगा, महाराणा सांगा। और माता, माता कौन थी भी? माता थी कर्मावती, कर्मावती, ठीक है, माता कर्मावती। और उदय सिंह है जो, इनका जो राज्याभिषेक की बात करूं तो राज्याभिषेक हुआ था इनका, कहां भी हुआ था राज्याभिषेक? 1537 ईस्वी को कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां भी? राजमहल में, ठीक है। 1537 को राज्याभिषेक। और इनके राज्याभिषेक पर कौन उपस्थित होते हैं? मालदेव राठौड़ भी उपस्थित होते हैं। और 1540 ईस्वी को राणा उदय सिंह यानी 1540 ईस्वी में राणा उदय सिंह तो मालदेव की सहायता से, मालदेव राठौड़ की सहायता से मावली नामक स्थान, ये मावली नामक स्थान कहां है भी? उदयपुर में है। मावली नामक स्थान कहां है? उदयपुर में है। मावली नामक स्थान पर किसको पराजित किया भी? मावली नामक स्थान पर बनवीर की, यानी इसमें हत्या कर दी थी बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। कौन बैठे भी? महाराणा उदय सिंह 1540 ईस्वी में मावली नामक स्थान पर मालदेव राठौड़ की सहायता से किसकी हत्या कर? बनवीर की हत्या कर और मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गए थे। अब 1540 को तो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, लेकिन इनका राज्याभिषेक पहले ही हो गया 1537 को, ठीक है। अब 1544 ईस्वी में, यानी 1544-45 में लगभग, ठीक है, 1544-45 ईस्वी में सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1544 को शेरशाह सूरी, जो कौन होते हैं? सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी, ठीक है, जिसने हुमायूं को एक चौसा के युद्ध में और एक बिलीग्राम के युद्ध, या हम बोलते हैं कनौज के युद्ध में 2 बार पराजित किया था। पहले चौसा का युद्ध 1539 को पराजित किया था, और उसके बाद में बिलीग्राम का जो युद्ध होता है, कनौज का युद्ध, वो 1540 होता है। तो उसमें हुमायूं को पराजित किया और फिर ये भारत में सूरवंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। वो होते हैं कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था, ठीक है। ये बाद में कभी पढ़ लेंगे शेरशाह सूरी का जो इतिहास है, ठीक है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, ठीक है। मेवाड़ पर या फिर चित्तौड़ पर, एक बात है, चित्तौड़ पर लिख लो, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। और उदय सिंह ने चित्तौड़ की चाबियां किसको सौंप दी? चित्तौड़ की जो चाबियां थी वो शेरशाह सूरी को सौंप दी, शेरशाह सूरी को सौंप दी, ठीक है। यानी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? महाराणा उदय सिंह। अब नोट लगा के आप लिख सकते हो कि उदय सिंह, या मैं कहूं मेवाड़ का प्रथम शासक कौन? उदय सिंह, जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। आपसे पूछे कि मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो महाराणा उदय सिंह था। उदय सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन होता है? महाराणा उदय सिंह होता है, ठीक है। शेरशाह सूरी के जो, इतना तो बता ही देता हूं कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह जो बचपन का नाम था वो क्या था? बचपन का नाम था फरीद खां, ठीक है। फरीद खां इनके बचपन का नाम था। कहते हैं कि 1486 ईस्वी को इसको पंजाब में जन्म हुआ था, ठीक है। और ये भारत पर आक्रमण कब करते हैं? 1540 ईस्वी को। 1540 ईस्वी में ये मतलब सूरवंश की स्थापना करते हैं। सूरवंश की स्थापना 1540 ईस्वी में किस विजय के बाद में?
कन्नौज विजय के बाद में, कन्नौज विजय के बाद या बेलग्राम युद्ध के बाद, ठीक है, हुमायूं को पराजित करते और बाद में सूर्यवंश की स्थापना करते शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का क्या नाम फरीद खां था। ठीक है, अब ये चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं 1544 ईस्वी को। ठीक है, 1544 को शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उदय सिंह ने क्या कर ली, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब शेरशाह सूरी स्वयं चित्तौड़ का शासक न बन के और किसको यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था, यानी सूर्यवंश की सत्ता यहाँ पर मतलब संचालित के लिए इसने किसको यहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया था, शेरशाह सूरी ने खवास खां को अधिकारी नियुक्त कर दिया था। चित्तौड़ का अधिकारी, चित्तौड़ का अधिकारी किसको नियुक्त किया था शेरशाह ने, खवास खां को, खवास खां, या कुछ किताबों में हमें शम्स का नाम मिलता है, शम्स खां को नियुक्त किया। यानी चित्तौड़ का अधिकारी किसको नियुक्त कर दिया था, चित्तौड़ का अधिकारी शम्स खां को नियुक्त कर दिया था। किसने, शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ का अधिकारी शम्स खां को नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि मारवाड़ का जो शासक होता है मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया था, उसकी बात करते हैं। मालदेव राठौड़ ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया था, उसकी बात करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जब शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ का अधिकारी या मैं कहूं मेवाड़ का अधिकारी शम्स खां या खवास खां को नियुक्त किया था, तो कालिंजर अभियान में कहते हैं कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कालिंजर अभियान में। ये जो कालिंजर अभियान होता है ना, कालिंजर अभियान जो होता है ये 1544 को होता है, 1545 ईस्वी को, 1545 ईस्वी को कालिंजर अभियान होता है। और इस कालिंजर अभियान जो होता है ये शेरशाह सूरी का क्या होता है, अंतिम अभियान होता है। कैसे, कि ये जो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान होता है, जो कालिंजर अभियान ये किसके विरुद्ध होता है, कीरत सिंह के विरुद्ध होता है। यानी ये कीरत सिंह पर क्या करता है कि गोला बारूद है वो क्या करता है, फेंकता है, कौन, शेरशाह सूरी। ठीक है, कीरत सिंह पर फेंकता है। कहते हैं कि उसके किले, इस कीरत सिंह के जो किला था उस किले से टकराकर और वापिस जो गोला जो था बारूद का वो इसके ऊपर ही आकर गिर गया था। किसके, शेरशाह पर आकर गिर गया था, जिसके कारण कालिंजर अभियान में इसकी शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1545 ईस्वी में। फिर कहते हैं कि उदय सिंह है वो शम्स खां को पराजित कर देता है और वापिस फिर मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, मेवाड़ पर वापिस अधिकार इसका हो जाता है, उदय सिंह का। अब मालदेव राठौड़ का मेवाड़ पर आक्रमण। अब मेवाड़ पर आक्रमण मालदेव राठौड़ ने तो भी इसके राज्याभिषेक भी करवाया था और इसकी सहायता भी की थी। बलवीर की हत्या, जब बलवीर की हत्या की थी 1540 को, तो उसमें भी सहायता की थी। किसने, मालदेव राठौड़ ने। फिर भी ये मेवाड़ पर आक्रमण क्यों करना चाहता है, क्यों किया था, अभी क्या कारण रहा था मेवाड़ पर आक्रमण करना पड़ा मालदेव राठौड़ को, कि मेवाड़ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेतर सिंह। ठीक है, ये जेतर सिंह जो था ना, ये कहां चला गया, ये जेतर सिंह चला गया था मारवाड़ में। किसकी शरण में, मालदेव राठौड़ की शरण में चला गया था। ठीक है, मालदेव राठौड़ ने इस जेतर सिंह को बेलात खेरवा की जागीर दे दी थी। बेलात खेरवा की जागीर दे दी। किसको, जेतर सिंह को। किसने, मालदेव राठौड़ ने। तो जेतर सिंह ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह है, बड़ी पुत्री जिसका नाम क्या था अभी, स्वरूप दे का विवाह किनके साथ कर दिया था, मालदेव राठौड़ के साथ कर दिया था। ठीक है, तो मालदेव राठौड़ के साथ कर दिया था। और इसकी एक छोटी पुत्री थी, जेतर सिंह की छोटी पुत्री, उसके साथ भी मालदेव राठौड़ को विवाह करना चाहता था। छोटी पुत्री के साथ मालदेव
राठौड़ विवाह करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। तो ये भी जेतर सिंह को अच्छा नहीं लगा, तो जेतर सिंह ने क्या किया, अपनी छोटी पुत्री का विवाह किनके साथ कर दिया था, छोटी पुत्री का जो विवाह है वो उदय सिंह के साथ कर दिया था। किनके साथ कर दिया था, उदय सिंह के साथ कर दिया था, जिस कारण ये मालदेव राठौड़ है ये नाराज हो जाता है और मालदेव राठौड़ उदय सिंह पर क्या करता है, आक्रमण करता है। फिर ये कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करेगा। उस समय उदय सिंह कहां होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है और कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत पाना इतना आसान नहीं था, ठीक है। फिर भी ये असफल रहता है, कौन, मालदेव राठौड़ असफल रहता है और वापिस मारवाड़ चला जाता है। अब हरमाड़ा का युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, हरमाड़ा का युद्ध है, यानी अजमेर का जो शासक होता है कौन, हाजी खां। हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध, यह हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था, अभी 1557 ईस्वी को। 1457 को एक युद्ध हुआ था, कौन सा, बदनौर का युद्ध। 1457 को एक युद्ध हुआ था, बदनौर का युद्ध, और 100 साल बाद यानी 1557 को एक युद्ध होता है जिसका नाम है हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध जो नागौर में लड़ा गया था, कहां लड़ा गया था, नागौर में लड़ा गया था हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध किन किन के बीच में होता है, एक तो राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह और वर्षिद हाजी खां, हाजी खां। यह हाजी खां कहां का, अजमेर का, अजमेर का हाजी खां। यानी अजमेर का जो हाजी खां होता है ना, ये किनकी सहायता से, मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ की सहायता से विजयी होता है। मालदेव राठौड़ की सहायता से हाजी खां इस युद्ध में क्या होता है, विजय होता है, और राणा उदय सिंह इसमें क्या होता है, पराजित। अब युद्ध का क्या कारण था, युद्ध का कारण यह था कि उदय सिंह है, उदय सिंह को हाजी खां की बेगमों से क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। हाजी खां की बेगमों से प्रेम होने के कारण जब हाजी खां को पता चला तो हाजी खां है वो मालदेव राठौड़ की सहायता से इस पर आक्रमण करेगा, उदय सिंह पर, ठीक है। और कौन सा युद्ध हुआ, हरमाड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, हरमाड़ा का युद्ध जिसे बोलते हैं। 1557 को हरमाड़ा का युद्ध हुआ नागौर में, ठीक है। यह युद्ध हो गया। अब 1559 ईस्वी को क्या करेगा, महाराणा उदय सिंह उदयपुर नगर बसाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है भी हर एग्जाम में क्वेश्चन कि 1559 ईस्वी को राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की, उदयपुर की स्थापना की, ठीक है। 1559 ईस्वी को राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। इसके अलावा 1559 ईस्वी को ही कहते हैं कि उदयपुर की स्थापना कर महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को क्या बना ली थी, नई राजधानी बना ली थी। यानी अब मेवाड़ की जो चित्तौड़ से राजधानी कौन सी हो गई थी, चित्तौड़ से राजधानी, क्योंकि चित्तौड़ जो तीसरी राजधानी थी किसने बनाई थी, जेतर सिंह ने, ठीक है। अब चौथी जो राजधानी कौन सी बनती है, अभी कौन सी राजधानी बनेगी, नई राजधानी उदयपुर है। उदयपुर को नई राजधानी, या मैं कहूं उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, किसने, महाराणा उदय सिंह ने। इसके अलावा उदयपुर में ही एक तो उदय सागर झील, उदय सागर झील और मोती मगरी का निर्माण करवाया, कहां भी, उदयपुर में मोती मगरी, यहां पर कहते हैं कि महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ भी, ठीक है। और उदयपुर में ही उदय सागर झील और मोती मगरी का जो महल है, मोती मगरी, उनका निर्माण करवाया है। और इसके अलावा मैं कहूं कि उदयपुर को किस किस नाम से जाना जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयपुर को किस किस नामों से जाना जाता है। तो मैं सभी आपको नाम लिखा देता हूं कि उदयपुर को किन किन नामों से जाना जाता है। उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिलों की नगरी कहते हैं, जिलों की नगरी कहते हैं। अरे इन्हें तो महलों की नगरी कहते हैं, महलों की नगरी कहते हैं। और इन्हें तो उदयपुर को तो
सफेद नगरी कहते हैं, सफेद नगरी या व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी कहते हैं। इसके अलावा उदयपुर को तो जिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक सिटी कहते हैं। इसके अलावा इसको लेक ऑफ सिटी कहते हैं, या मैं कहूं लेक ऑफ सिटी, लेक ऑफ सिटी कहते हैं। इसके अलावा उदयपुर को लेक सिटी कहते हैं, उदयपुर को लेक सिटी कहते हैं, जिंक सिटी कहते हैं, और राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। इसके अलावा इसे उदयपुर को ही पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं। अगर आपसे पूछे पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो पूर्व का पेरिस तो जयपुर को कहते हैं, लेकिन पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? उदयपुर को। इसके अलावा उदयपुर को एशिया का वियना कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का वियना कहते हैं, एशिया का वियना कहते हैं। सैलानियों का शहर कहते हैं, सैलानियों का शहर कहते हैं। किसको? उदयपुर को। सर्वाधिक अभियानिया वाला जिला पूछे तो उदयपुर है, सर्वाधिक अभियानिया वाला, सर्वाधिक अभियानिया वाला जिला अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा भी? उदयपुर है। ठीक है, उदयपुर। और जो उदयपुर शहर है, इसके चारों ओर जो दस्तरी नुमा पहाड़ी है, मालाकार पहाड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। यानी इन्होंने गिरवा के जंगलों में जाकर और उदयपुर की स्थापना की थी। कब? 1559 ईस्वी में। और उदय सागर जिले का निर्माण करवाया। इसके अलावा मोती मगरी भी बनवाई थी वहां पर। ठीक है, अब जो चित्तौड़ पर आक्रमण होता है किसका? अकबर का आक्रमण होता है 1567-68 ईस्वी में। इस अकबर के आक्रमण का जो मुख्य कारण है वो क्या रहा होगा? ठीक है, उनकी बात करते हैं, ये आप नोट कर। अब होता है अकबर का आक्रमण, यानी चित्तौड़ पर आक्रमण होता है किसका? अकबर का। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 और 68 ईस्वी में। 1567-68 ईस्वी में अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। मुख्य कारण क्या रहता है? भी अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था? इसका मुख्य कारण क्या था कि अकबर के जो शत्रु थे, कौन? एक तो जयमल राठौड़ और एक मालवा का बाज बहादुर, उसको उदय सिंह ने क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। अकबर के शत्रु कौन? मेड़ता के जयमल राठौड़, वह मालवा के बाज बहादुर को उदय सिंह के द्वारा शरण देना। तो कहते हैं कि अकबर ने जो आक्रमण किया था वो 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी में किया था। आक्रमण किया यानी चित्तौड़ को घेर लिया था। ठीक है, कब? 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को। क्यों? क्योंकि उदय सिंह ने अकबर के शत्रु मेड़ता के एक तो जयमल राठौड़, एक मालवा के बाज बहादुर को शरण दे रखी थी। किसने? उदय सिंह ने। ठीक है, ये मुख्य कारण था। अब अकबर क्या चाहता था? अकबर चाहता था कि जो राजपुताने के जो सभी शासक है वो क्या कर ले? मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। ठीक है, फिर मैं उनको सामर्थ्य बनाकर रखूंगा और पूरे साम्राज्य पर मेरा अधिकार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो राजपुताने की जो अधिकतर जो शासक थे वो इस अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वो
जो मेवाड़ के प्रति क्या रखते थे, निष्ठा रखते थे, जिस कारण मेवाड़ जो है वो तरक्की पर आ गया था। क्यों? क्योंकि उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी मेवाड़ के शासकों ने। अब क्या होता है कि जब 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को अकबर ने आक्रमण किया था, तो उदय सिंह अपने परिवार सहित कहां चला जाता है, गोगुंदा चला जाता है। उदय सिंह अपने परिवार सहित गोगुंदा चला गया। ठीक है। और चित्तौड़ का भार किसको सौंप दिया? अभी उदय सिंह चित्तौड़ का भार एक तो जयमल राठौड़, वह फतेह सिसोदिया को सौंप दिया। फतेह सिसोदिया को सौंप दिया था। जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया। जयमल राठौड़ की एक बहन थी जिसका नाम क्या था? फूलकंवर। और इस फूलकंवर का जो विवाह किनके साथ कर दिया था? फतेह सिसोदिया के साथ कर दिया था। जयमल राठौड़ ने अपनी बहन फूलकंवर का विवाह किनके साथ कर दिया था? फतेह सिसोदिया के साथ कर दिया था। थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं जयमल राठौड़ की भी। जयमल राठौड़ है, ये कैसे आता है उदय सिंह की शरण में? तो मेड़ता का जो शासक होता है, ये अलग से बता रहा हूं, अलग से। मेड़ता का जो शासक था वो कौन था? अभी राव दुद्दा। कौन थे? राव दुद्दा। ठीक है। और राव दुद्दा, इनके दो पुत्र थे, एक तो वीरमदेव और एक रतन सिंह। ठीक है। वीरमदेव के कितने पुत्र थे? वीरमदेव के 3 पुत्र थे। कौन कौन? एक वीरमदेव का जो ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र था उसका नाम था जयमल राठौड़, जयमल। और एक था ईश्वर और एक था आस सिंह। और रतन सिंह की एक पुत्री जिनका नाम क्या था? अभी मीराबाई। ठीक है। और जयमल राठौड़, ईश्वर और आस सिंह, ये क्या थे? ये भाई थे, वीरमदेव के पुत्र। और आस सिंह का पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है? अभी कल्ला राठौड़। क्या नाम होता है? कल्ला राठौड़। कहते हैं कि इनके पास जो परगना था, वीरमदेव के पास मेड़ता का परगना था। तब कहते हैं कि 1562 ईस्वी को अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया। तो ये जो जयमल राठौड़ और ये कल्ला राठौड़, ये कहां चले जाते हैं? सब ये चले जाते हैं मेवाड़ में उदय सिंह की शरण में चले जाते हैं। अब आपसे पूछिए कि कल्ला राठौड़ की जो बुआ का क्या नाम था? वो था मीराबाई। और ये क्या थे? इनके भतीजे, जयमल राठौड़ के भतीजे कौन थे? कल्ला राठौड़। ठीक है। यानी कल्ला राठौड़ को बाबो जयमल राठौड़। ठीक है। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात की है मैंने। 1562 को मेड़ता पर आक्रमण किया था अकबर ने। अब जब 23 अक्टूबर 1567 को मेवाड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने, तो उदय सिंह अपने परिवार से कहां चला गया था? गोगुंदा में। और किले का भार यानी चित्तौड़ का भार किसको सौंप दिया था? एक तो जयमल राठौड़ को, एक फतेह सिसोदिया को सौंप दिया था। ठीक है। और जयमल राठौड़ की एक बहन होती है फूलकंवर का विवाह किसके साथ? फतेह सिसोदिया के साथ कर दिया जाता है। फिर कहते हैं कि अकबर है ना, ये अकबर किले जो चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों को मतलब सुबह तो ये गोला बारूद से इनसे मतलब गिरा देता था। ठीक है। और शाम को कहते हैं कि ये जो जयमल राठौड़ है और ये क्या करते थे? उससे दीवारों की यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारों की पुनः निर्माण करवा देते थे। जितनी करवाते थे उनका मतलब रातों रात उनका पुनः निर्माण करवा देते थे। कौन? जयमल राठौड़। एक बार कहते हैं कि जयमल राठौड़ है ये दीवार की पुनः निर्माण करवा रहा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारों की, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारें जब गिरा देते थे तो इनकी ये पुनः निर्माण करवा रहे थे। कौन? जयमल राठौड़ पुनः निर्माण करवा रहे थे। और इधर अकबर, कौन?
अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से, इसके पास एक बंदूक थी, कौन सी? संग्राम। ये संग्राम नामक बंदूक से किसके गोली मार देता है? ये संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ के गोली मार देता है। ठीक है, इसके पास एक बंदूक थी जिसका नाम क्या था? संग्राम। संग्राम नामक बंदूक किनके पास है? ये अकबर के पास। तो अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से किसके गोली मार दी? जयमल राठौड़ के। जयमल राठौड़ के, जिसके कारण ये जयमल राठौड़ क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। अब घायल जयमल राठौड़ को क्या करे? जयमल राठौड़ को इसके जो भतीजे थे, कौन? कल्ला राठौड़। घायल जयमल राठौड़ को, जयमल राठौड़ को भतीजे कल्ला राठौड़ ने कंधों पर बिठाया। कंधों यानी अपने कंधों पर बिठाया और अकबर के विरुद्ध क्या किया? युद्ध किया। और चित्तौड़ का कौन सा साका हुआ? ये चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। ठीक है, इस जयमल राठौड़ को कल्ला राठौड़ ने क्या किया? भी इस तरह कंधे पर बिठाकर, और इस तरह ये पिक्चर बन गई थी। ठीक है, कंधे पर बिठाकर और किसके विरुद्ध युद्ध किया? अकबर के विरुद्ध युद्ध किया। और इनके जो धड़ है वो अलग हो दिए थे। ठीक है, सिर से अलग हो दिए थे और इनके हाथों में बस 4 तलवारें ही दिखाई दे रही थी। 4 तलवारें ही दिखाई दे रही थी। अकबर इससे प्रभावित हुआ बहुत, यानी कल्ला राठौड़ के हाथों में मतलब 4 तलवारें ही दिखाई दे रही थी, जिससे ये प्रभावित हुआ अकबर की। अकबर ने इसको क्या कहा? कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहा था। क्या कहा था? 4 हाथों वाले देवता। कल्ला राठौड़ को क्या कहा? 4 हाथों वाले देवता। यानी चित्तौड़ का कौन सा शाखा होता है? ये तीसरा शाखा होता है। इसमें जो केसरिया करते हैं वो तो कौन करेंगे भी? एक तो जयमल राठौड़, पता सिसोदिया और कल्ला राठौड़, यानी चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को तो चित्तौड़ को घेरा था किसने? अकबर ने। और 25 फरवरी 1568 ईस्वी को आक्रमण हो गया था चित्तौड़ पर। ठीक है, इसमें जो केसरिया किया था वो किसने किया था? केसरिया जो किया था वो जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया, फतेह सिसोदिया और कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़। और इसमें जो जोहर कौन करती है? जोहर करती है एक तो फूल कंवर। फूल कंवर ने क्या किया था? अभी फूल कंवर ने जोहर किया था। फूल कंवर कौन होती है? फतेह सिसोदिया की पत्नी होती है और जयमल राठौड़ की बहन होती है। इन्होंने क्या किया? जोहर किया था। ठीक है, और पुरुषों ने, राजपूत जो पुरुष थे उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण करके और अकबर के विरुद्ध क्या किया? युद्ध किया। इसमें जो जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया वो ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो महिलाएं होती है वो अग्निकुंड में आग जलाकर और उसमें अपना बलिदान दे देती है, स्वयं का क्या दे देती है? बलिदान दे देती है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शाखा का अर्थ क्या होता है? शाखा का अर्थ होता है इसमें जो राजपूत जो योद्धा होते हैं ना, वो केसरिया वस्त्र धारण करके, और यानी जब युद्ध में जीतने की संभावना न के बराबर होती है ना, तो राजपूत योद्धा होती है ना, वो क्या करते हैं? केसरिया वस्त्र धारण करके और मर मिटने का मतलब युद्ध करते हैं। या तो हम मर ही जाएंगे और या हम पराजित हो जाएंगे या हम विजयी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये युद्ध करते हैं। ठीक है, डरते नहीं है। ठीक है, बिना डरे ये मुकाबला करते हैं दुश्मन का। और ये अपने अत्याचारों से बचने के लिए, दुश्मनों के अत्याचारों से बचने के लिए यह क्या कर देती है? स्वयं का बलिदान दे देती है। या तो अग्निकुंड में आग जलाकर या फिर ये पानी में कूद कर, किसी तालाब में कूद कर ये अपनी क्या दे देती है? स्वयं का बलिदान दे देती है, जिसे क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। ठीक है, ये चित्तौड़ का क्या हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा 25 फरवरी 1568 को हुआ था। याद रखना, 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। ठीक है, और आक्रमणकारी पूछे तो कौन हुआ? आक्रमणकारी अकबर।
आक्रमणकारी कौन था? अकबर। अकबर है वो जमल राठौड़, जमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया की वीरता से प्रभावित होकर उनकी हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा किले के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाई। किसने भी? अकबर है इन जयमल राठौड़ फतेह सिसोदिया की वीरता से प्रभावित होकर और हाथी पर सवार इन दोनों की जो पत्थर की मूर्तियां कहां स्थापित करवाई थी? आगरा किले के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाई। लेकिन क्या होता है, जब मुगल शासक कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। तो उसने 1669 ईस्वी को एक अभियान चलाया था, मूर्ति तोड़ो अभियान। मूर्ति तोड़ो अभियान में क्या करते हैं वो, सभी जो मूर्तियां थी उनको क्या करवा दी थी? नष्ट करवा दी थी। यानी इनकी जो पत्थर की जो मूर्तियां थी आगरा किले के प्रवेश द्वार पर, उनको क्या करवा दी? नष्ट करवा दी थी। क्योंकि हिंदुस्तान में पूरे में फरमान जारी करता बनारस से औरंगजेब कि हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, मंदिर है, उनको क्या करा दिया जाए? नष्ट करवा दिया जाए। तो उसमें क्या किया जाता है? इस मूर्तियों को तोड़ा दिया जाता है। फिर कहते हैं कि जो वर्तमान में आज ये हमें देखने को मिलती है किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर? जूनागढ़ दुर्ग है जो बीकानेर में है, उसमें सूरजपोल है। सूरजपोल पर ये दोनों की मूर्ति यानी जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया की मूर्ति लगी है, जो किसने करवाई थी? बीकानेर के शासक राय सिंह ने स्थापित करवाई थी। वर्तमान में मूर्ति कहां भी है? वर्तमान में इनकी जो मूर्ति है वो जूनागढ़ दुर्ग जो कहां भी? बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल पर स्थापित है, जो किसने करवाई थी? राय सिंह ने। बीकानेर का शासक होता है राय सिंह ने स्थापित करवाई थी। ठीक है, राय सिंह ने स्थापित करवाई थी, राय सिंह राठौड़ ने। ठीक है, यह चित्तौड़ पर यानी मेवाड़ पर अधिकार किसका हो जाता है? मेवाड़ पर अधिकार हो जाता है अकबर का। किसका हो जाता है? अकबर का। फिर भी ये जो उदय सिंह है ये कहां होता है? उदय सिंह होता है गोगुंदा में। उदय सिंह कहां होता है? उदय सिंह होता है गोगुंदा में। और उनका जो अंतिम समय जो काम बीता था उदय सिंह का, उदय सिंह तो अभी जिंदा है ना, उदय सिंह अभी जिंदा है, वो गोगुंदा में होता है। उनका अंतिम समय बीतता है और कहते हैं कि 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 28 फरवरी 1572 को। महाराणा उदय सिंह का अंतिम समय गोगुंदा में बीता था। यानी फिर ये गोगुंदा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, उदयपुर से ये गोगुंदा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। गोगुंदा में बीता था अंतिम समय। और 28 फरवरी, कब? 28 फरवरी होली के दिन, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, यानी होली के दिन उदय सिंह की क्या हो जाती है? अभी मृत्यु। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 को। अब जो नेक्स्ट जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? वो बनेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। ठीक है, उदय सिंह की रानी है, उनकी और बात कर लेते हैं। महाराणा उदय सिंह की जो रानी थी वो कितनी थी? महाराणा उदय सिंह की रानी, उदय सिंह की जो रानी थी, एक तो थी जयवंता बाई, और जयवंता बाई है, इनके पिता का नाम क्या था? अभी
अखिराज सोनग्रह। ठीक है, पाली की थी अखिराज सोनग्रह। इनके जो पिता थे वो कौन थे? इनके पिता थे अखिराज सोनग्रह। अखिराज सोनग्रह जो थे वो पाली के शासक थे। ठीक है, और इन जयवंता बाई का जो पुत्र था वो कौन था? जयवंता बाई के पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। क्या था? महाराणा प्रताप था। ठीक है, और इधर उदय सिंह की जो दूसरी रानी थी वो कौन थी? रानी बटियानी। ठीक है, और एक संजना देवी। एक का क्या नाम था? संजना देवी। रानी बटियानी या धीरबाई, यानी महाराणा उदय सिंह जो प्रेम करते थे ज्यादा वो धीरबाई से करते थे, और रानी बटियानी धीरबाई जो होती है वो अपने पुत्र जगमाल को क्या करवा लेती है? उदय सिंह के जीवित रहने पर ही धीरबाई जो होती है वो अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का नेक्स्ट उत्तराधिकारी घोषित करवा लेती है। और एक संजना देवी का पुत्र होता है शक्ति सिंह। ये कहते हैं कि शुरू में कहां चला गया था? ये मुगल शासक अकबर की शरण में चला गया था, यानी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी इसने, शक्ति सिंह ने। ठीक है, और जयवंता बाई का पुत्र होता है महाराणा प्रताप। ये आजीवन मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म पूछे तो 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 ईस्वी को। कहा हुआ था? भी इनका जन्म हुआ था जुनी कचेरी, बादल महल, कटारगढ़ जो किसमें बना हुआ है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग का भी राजसमंद में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ था। किसका? महाराणा प्रताप का। जुनी कचेरी महल जो बादल महल के अंदर, बादल महल जो कटारगढ़ में, कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में, वहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, उदय सिंह की मृत्यु के बाद में कहते हैं कि जगमाल है ये कुछ समय के लिए ये मतलब मेवाड़ का शासक बना था। इधर तो गोगुंदा में तो किसका? उदय सिंह का दाह संस्कार हो रहा था जो महाराणा प्रताप करवा रहे थे, और इधर जो रानी बटियानी है वो अपने पुत्र जगमाल को कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या करवा रही थी? राज्याभिषेक करवा रही थी। और उधर जो महाराणा उदय सिंह का दाह संस्कार कराने के बाद में कहते हैं कि वहां पर किसका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। किसके द्वारा? कृष्ण दास ब्राह्मण ने तलवार बांधी थी, और इनके जो नानाजी अखिराज सोनग्रह उनके द्वारा उनका गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। ठीक है, गोगुंदा में राज्याभिषेक होता है, उसके बाद में इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक होता है। यानी ये मेवाड़ के प्रथम शासक होते हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक होता है। किसका? महाराणा प्रताप का। ठीक है, और महाराणा प्रताप की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।